Hello students, today we are going to discuss subtopic named work energy theorem. तो आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कि अगेन जो है 11th क्लास के फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें उस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी और उस वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम एक सब टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये नीट और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है ये और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि वर्क डन by all forces, work done by all forces is always equals to change in kinetic energy. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू मींस डेल्टा डब्ल्यू टी मींस टोटल वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू होगा क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस डेल्टा के। ठीक, टोटल वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। टोटल वर्क डन मतलब अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस लग सकते हैं, कितने पॉसिबल फोर्सेस लग सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, m मास का एक ऑब्जेक्ट है ऐसा हमने मान लिया। ठीक, यहाँ पर ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। इस पर कितने फोर्सेस लग सकते हैं? एम मास के ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग सकते हैं अगर एक बार देखा जाए तो ये एम मास का ब्लॉक है, इस पर कितने फोर्सेस लग सकते हैं? तो बेसिकली अगर ये बात करें कि ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो ग्राउंड पर रखा हुआ होगा तो इस पर एक तो सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ m/g ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है ना? तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर हम और बात करें तो अगर मान लीजिए इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है F एक्सटर्नल, तो ये भी एक फोर्स लग रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि ग्राउंड और ब्लॉक के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो नॉन जीरो है, तो फ्रिक्शन नॉन जीरो है तो मान लेते हैं कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो न्यू है। तो दैट मींस एक और फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस ब्लॉक को देखा जाए अगर तो इस ब्लॉक पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गए टोटल जितने भी इस पर फोर्सेस लग रहे थे सारे फोर्सेस आ गए। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो चारों की वजह से हमने टोटल वर्क डन यहाँ पर लिख लिया। सो दिस टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी और बाद में कुछ टाइम के बाद में वेलोसिटी v हो जाती है।
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के अगर लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे दिस डेल्टा के, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर इसका क्या यूज है और ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसका थोड़ा सा हमने यहाँ पर ओवरव्यू देखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम यही होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये कहाँ से आता है पहले उसको हम लोग देखेंगे, इसके बाद में कुछ एक आधा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे जिसे देखेंगे किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अगर मुझे वर्क डन का जो अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन का, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये इनिशियली पॉइंट A पर है, इनिशियली ये पॉइंट A पर है, m मास का ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट A पर है। ठीक, और इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो u है। ठीक है ना। मान लेते हैं कि किसी टाइम आफ्टर टाइम t टाइम t के बाद में, ठीक है, आफ्टर टाइम t ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है ये क्या कर लेता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मान लेते हैं कि ये d डिस्टेंस ट्रेवल करके, यही सेम ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच गया है, d डिस्टेंस ट्रेवल करके ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया है पॉइंट B पर। सेम ऑब्जेक्ट इसने क्या किया, d डिस्टेंस ट्रेवल किया और d डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया और कहाँ पर पहुंचा, पॉइंट B पर पहुंच गया। ठीक है, तो जब ये पॉइंट B पर पहुंचेगा, जब ये पॉइंट B पर पहुंचेगा तो अब चूंकि ये d डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, ओके, तो ये d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंचा, और मान लेते हैं कि जब अगर इसकी A पर इसकी वेलोसिटी u थी तो B पर इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, ठीक, और मान लेते हैं ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, A इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि A से B तक जाने में हमने माना कि ये इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये d का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। और अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है और इसका मास m है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा m into a। तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं इस केस में तो W इज इक्वल्स टू आएगा क्या, फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट D। चूंकि मास m है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो F की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं क्या पुट कर सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हमने मास इंटू एक्सीलरेशन पुट कर दिया और साथ में क्या आया, D आया। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूँ, मैंने कहा कि ये मास m A से B गया D डिस्प्लेसमेंट करके, कितना डिस्प्लेसमेंट करके गया, D डिस्प्लेसमेंट करके। A पर इसकी वेलोसिटी u थी लेकिन B पर वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है ना। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, से फोर्स का वैल्यू हमने रख दिया m into a और डिस्प्लेसमेंट d था तो वर्क डन आया ma into d। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम एक इक्वेशन यहां पर लगाएंगे, कांस्टेंट काइनेटिक्स से कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर s का वैल्यू क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो s का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो a से b तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो d है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2ad
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको u को इधर ले आए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2ad हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें ये d का वैल्यू चाहिए। हम d को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से d को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एंड दैट इज इक्वल्स टू d, ठीक है। तो ये d का वैल्यू हमें मिल गया। अब ये d का वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में हमें पुट कर देना है, जो कि हमने वर्क डन का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो w इज इक्वल्स टू m इनटू a और d की जगह पर हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो a से a कैंसिल आउट हो गया, और अगर a से a कैंसिल आउट हो गया है तो यहाँ पर क्या बचा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो w इज इक्वल्स टू m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ठीक। तो 1/2 mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो w इज इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और ये w किसका है, टोटल वर्क डन है, क्योंकि जब नेट फोर्स की वजह से ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जो हमने फोर्स लिया है वो नेट फोर्स है। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वो नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से वर्क डन निकाला। तो वर्क डन क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने माना कि एक इस तरीके का एक क्या कहते हैं अरेंजमेंट है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ए और बी, ठीक। अब पॉइंट ए पर एक छोटा सा बीड रखा हुआ है, बीड या आप ये कहते हैं ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर मान लेते हैं, एक ब्लॉक ही रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m और इस पर एक फोर्स लग रहा है F, जिसका डायरेक्शन इधर है ना। और ये पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, ठीक। कह रहा है कि ये ब्लॉक मूव करके धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक, मूव कर रहा है। तो ये ब्लॉक मूव करके जो है कि पॉइंट बी पर पहुंच गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये ब्लॉक मूव करके पॉइंट बी पर पहुंच गया है। तो कह रहा है कि जब ब्लॉक ए पर था तो ये रेस्ट पर था इनिशियली, u इज 0, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पर था। तो कह रहा है जब ये बी पर पहुंचेगा तो ये पॉइंट बी को किस वेलोसिटी से हिट करेगा, मींस फाइंड द वेलोसिटी with which it reaches at a point B, ठीक है। मतलब B पर वेलोसिटी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और ये भी आ रही है, एक आर्क है, ठीक है, आर्क है। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक है ये मूव करना स्टार्ट करता है। तो ब्लॉक जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये फोर्स का डायरेक्शन F इज ऑलवेज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन F, ठीक है ना। तो ये फोर्स तो ऐसे लग रहा है। दूसरे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, एक तो हम ये बोलेंगे कि इसके क्योंकि ये इस पॉइंट से टच पे है तो यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखा जाए
तो यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। और यहाँ पर भी देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है mg, ओके है ना। तो अगर आप सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो कोई भी बीड है, कोई भी बीड होगी, तो जब भी हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हमने ये बीड रखा हुआ है या ये ब्लॉक रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। अगर जब ये इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया तो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो भी ये इस तरीके से है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन, और अगर हम डिस्प्लेस देखिए, जब भी हमको वर्क डन निकालना है, क्योंकि अब हम वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है कि इस पॉइंट पर रेस्ट पर था, इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया कि इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा, दूसरा mg लग रहा, और तीसरा ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें ये देख लेना है कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, और उनके बीच का क्या एंगल है, और उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इनिशियली देखा जाए तो इस एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट पर है, ठीक है ना। और जब ये बी पर पहुंचता है, जब ये कहां पर पहुंचता है, ये बी पर जब ये पहुंचता है ब्लॉक, जब ये बी पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसने फोर्स कौन से फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में। यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, आर है, ठीक है। तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, यहाँ पर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, OB। तो OB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F इनटू OE इज R, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। उसी तरीके से mg की बात कर लेते हैं। तो जो mg है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हमको चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब A से B तक आएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, AO, ठीक है। यहाँ से ये इतना नीचे ही तो आया, ग्राउंड में ही तो आया, और ग्राउंड से इस पॉइंट का हाइट कितना है, R के बराबर है। तो दैट मींस वर्क डन बाय mg या वर्क डन बाय g इज इक्वल्स टू mg इनटू क्या होगा, mg इनटू जो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, OA, और OA का वैल्यू क्या है, R है। तो mg इनटू OA दैट इज mg इनटू R, ठीक। लेकिन अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर भाई नॉर्मल रिएक्शन की बात करो, चलो ठीक है। अगर हम क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हर पॉइंट पर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा, और अगर उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हर पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, तीनों पॉइंट्स पर या जितने भी पॉइंट्स आप लेना चाहें सारे पॉइंट्स पर नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो इंस्टेंट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0, ठीक है। तो अब टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। टोटल वर्क डन W2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज F into R प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgr प्लस 0 है ना। और ये वर्क टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि U क्या है, 0 है। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू Fr प्लस mgr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 m। फाइनली कहां पर पहुंचा, B पर। तो B पर वेलोसिटी Vb हमने माना, तो Vb स्क्वायर हो गया एंड माइनस 1/2 m U का स्क्वायर 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, F into R प्लस mg into R एंड दैट इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, कितना 10 न्यूटन, और इस ब्लॉक का मास है 0.2 किलोग्राम, ठीक, और ये रेडियस है 1 मीटर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। आइए, तो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, f का वैल्यू है 10 न्यूटन और r है 1 मीटर। ठीक है, 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर प्लस मास कितना है 0.2 किलोग्राम, g का वैल्यू 10 और इधर हो गया 1, ठीक, प्लस 1/2 m का वैल्यू कितना है अगेन 0.2 किलोग्राम इंटू वीवी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 10 और 2 इंटू 10 इज 2 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.2 इंटू वीवी स्क्वायर। ठीक, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 इंटू 2 एंड दिस डिवाइड बाय 0.2 एंड दैट इज इक्वल्स टू वीवी टू द पावर 2। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा 12 इंटू 2 इज 24 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, वीवी टू द पावर 2, 2 से 24 कैंसिल, 120 इज इक्वल्स टू वीवी टू द पावर 2। सो वीवी इज इक्वल्स टू आया अंडर रूट 120। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 40, ठीक है, 40 इंटू 30 तो गया 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10। ठीक, तो 10 बाहर आया और 2 बाहर आया, तो क्या बचेगा अंदर 10 इंटू 2 आ गया 20 बाहर आ गया, ठीक, और अंदर क्या बचा 20√3 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी एट पॉइंट B। ठीक है, so this is the approach to solve the problem related to वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक और यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर मैं मान लूँ कि एक यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, इसका जो मास है वो m है और यहाँ पर जो लेंथ है वो l, ठीक है ना। इनिशियली ये रेस्ट पर था, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पर था। मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, है ना, और इसको थोड़ा सा हमने क्या किया डिस्प्लेस किया, तो ये थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गया। ठीक, मान लिया कि ये थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गया m मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, l। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। मान लीजिए पॉइंट A है, ये B है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट B ये निकालना है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना है। अब देखने से तो ये लग रहा है कि कैसे बड़ा भारी क्वेश्चन, लेकिन देखा जाए तो ये अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बस हमें क्या देखना है कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर। तो ये F इधर लग रहा है, तो अभी इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम यहाँ पर अभी भी क्या लग रहा होगा F एक्सटर्नल, और इधर क्या लगेगा mg, ठीक है ना। और कौन सा फोर्स लगेगा, तो अगर मैं बात करूं और कौन से फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर टेंशन भी लग रहा होगा, टेंशन किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, और इधर भी टेंशन किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो पेंडुलम है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में है। ठीक, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है तो टेंशन और इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है, इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है, उनके बीच में जो एंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये टेंशन ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना होगा 90 डिग्री। सेम यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा और ये टेंशन का डायरेक्शन है ये 90 डिग्री। तो अब देखो इस बॉब पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है कौन सा फोर्स, अगर देखा जाए तो एक टेंशन लग रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन निकाल लेंगे। तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम इसकी फिक्र नहीं करते हैं कि ये टेंशन का वैल्यू कितना होगा, ये अभी हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है या नहीं।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन बाय टेंशन इज T इनटू dx इनटू cos 90 डिग्री। तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जो लग रहा था उसकी वजह से वर्क डन तो जीरो। इसके बाद में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखना पड़ेगा। तो इनिशियली ये पॉइंट ए पर है, फिर बी पर पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेंथ है, ठीक है, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात, यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लेते हैं कि ये ए बी, इसको सी मान लो, ठीक है ना। तो मतलब अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम निकालेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो क्या है, एसी, ठीक। उसी तरीके से अब एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ब्लॉक ये बॉब जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अब हमें क्या करना है भाई, वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला लेंथ, ये मान लेते हैं d है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू mg इनटू d, mg इनटू ad। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये पूरा l है, ठीक है, ये भी l है और ये थीटा है, ठीक। तो अगर हम इसका एक कंपोनेंट ले तो इधर आएगा क्या, इधर आ जाएगा l cos थीटा, ठीक। तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, ये टोटल क्या है l, और ये लेंथ कितनी है l cos थीटा। तो टोटल में से क्या करेंगे, l cos थीटा को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब ये किसका वैल्यू है, AD का वैल्यू है। तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं कि mg कितना हो जाएगा, l माइनस l cos थीटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री, सिंपल है ना। इसी तरीके से अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो AC है, और AC किसके इक्वल होगा, ये l cos थीटा है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा l sin थीटा। तो ये अगर l sin थीटा है तो ये वाला भी l sin थीटा होगा, तो ये वाला भी l sin थीटा होगा, ठीक है, बाय ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम F इनटू क्या लिख सकते हैं, l sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जितना भी वर्क था वो आ गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा, ठीक। तो ये वैल्यू कितना आया, F इनटू l sin थीटा आ गया इधर, और इधर आएगा mg l cos थीटा माइनस l, ठीक है। तो टोटल वर्क डन लिख लेते हैं, Wt इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी, vb, तो 1/2 mvv स्क्वायर माइनस 1/2 m इनटू 0 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज रख लेंगे। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया 0 होता, तो ये 0 हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F इनटू l sin थीटा है, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg l cos थीटा माइनस l है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mvv स्क्वायर, ठीक है। ओके, हमें क्या चाहिए, m चाहिए, तो क्या करेंगे, m को उठा के इधर ले आओ और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2fl sin थीटा प्लस 2mg l cos थीटा माइनस l, एंड दैट इज इक्वल्स टू, and this divided by m, and that is equals to bb to the power 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, l को m कॉमन ले लिया अगर हमने, तो यहाँ पर होगा 2fl sin थीटा डिवाइड बाई m प्लस 2g l cos थीटा माइनस l, एंड दैट इज इक्वल्स टू bb, एंड ये इसका रूट आ गया। तो जो भी वैल्यूज गिवन रहेंगी उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी पर, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है ये भी आपको समझ में आया होंगे, ठीक है। तो
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।